नमस्कार। आज हम अपने ही घर यानी सौर मंडल की बात कर रहे हैं। हम सब स्कूल से पढ़ते आए हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, 8 ग्रह, कहानी खत्म। पर क्या हम अपने इस ब्रह्मांडीय मोहल्ले को पूरी तरह जानते हैं? ये सवाल अब सिर्फ दार्शनिक नहीं रहा, खगोलविदों के बीच ये एक ठोस वैज्ञानिक पहेली बन गया है। सच में बिल्कुल, क्योंकि पिछले कुछ सालों से एक 9वें ग्रह की संभावना ने जोर पकड़ा है, जिसे नाम दिया गया है प्लैनेट 9। माना जाता है कि ये इतना दूर, इतना ठंडा और इतना धुंधला है कि आज तक कोई टेलीस्कोप इसे सीधे देख नहीं पाया है। ये हमारे सौर मंडल के अंधेरे बाहरी इलाके में छिपा एक अनसुलझा रहस्य है। एक ऐसा रहस्य जिसकी मौजूदगी का अंदाजा आप देखिए सीधे देखने से नहीं बल्कि उसके असर से लगाया जा रहा है। और यहीं से वैज्ञानिक जिज्ञासा की असली कहानी शुरू होती है। तो आज हमारे हाथ में जो सबूत हैं, उनके जरिए हम इसी रहस्य की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। ये प्लैनेट 9 का विचार पनपा कैसे, इसके होने के क्या सबूत हैं, अगर ये है तो आखिर क्या हो सकता है और इसे खोजना इतना जरूरी क्यों है। चलिए इस अंतरिक्षीय जासूसी कहानी की पड़ताल करते हैं। इसकी शुरुआत होती है हमारे सौर मंडल के सबसे ठंडे, सबसे सुनसान बाहरी इलाके से, नेपच्यून के भी पार। हाँ, साल 2016 की बात है ना? 2 खगोलविद कॉन्स्टेंटिन बैटिगन और माइक ब्राउन कुछ बेहद अजीब चीज देख रहे थे। उन्होंने पाया कि नेपच्यून से भी बहुत दूर कुछ बर्फीली चट्टानें और छोटे ग्रह, जिन्हें ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स यानी TNOs कहा जाता है, वो बड़े ही विचित्र ढंग से घूम रहे थे। उनकी कक्षाएं एक खास दिशा में झुकी हुई थी और एक झुंड सा बना रही थी। और ये सिर्फ 1-2 पिंडों की बात नहीं थी, कई सारे TNOs इसी अजीब पैटर्न में फंसे हुए थे। अब देखिए, अंतरिक्ष में हर चीज गुरुत्वाकर्षण के नियमों से बंधी है। इन पिंडों का इस तरह एक साथ एक खास ढंग से घूमना ये महज संयोग नहीं हो सकता। भौतिकी के नियम हमें बताते हैं कि इतने सारे भारी पिंडों को एक लय में झुकाना और एक दिशा में केंद्रित करना किसी बहुत बड़ी अनदेखी शक्ति के बिना लगभग असंभव है। मतलब ऐसा लग रहा था जैसे कोई अदृश्य हाथ इन सबको खींचकर एक तरफ कर रहा हो। बिल्कुल, सोचिए जैसे किसी अदृश्य चरवाहे ने इन विशाल बर्फीली भेड़ों के झुंड को सौर मंडल के एक खास कोने में धकेल दिया हो। ये डेटा चीख चीख कर कह रहा था, यहाँ कुछ और है। और यहीं से प्लैनेट 9 की परिकल्पना ने जोर पकड़ा। बैटिगन और ब्राउन ने प्रस्तावित किया कि इन TNOs के विचित्र व्यवहार की सबसे अच्छी व्याख्या यही है कि वहां एक बड़ा अनदेखा ग्रह मौजूद है जिसका गुरुत्वाकर्षण इन छोटी चीजों की कक्षाओं को नियंत्रित कर रहा है। और ये सिर्फ एक अटकल नहीं थी, ये गणितीय मॉडलिंग पर आधारित थी। बिल्कुल, हाँ, उन्होंने कंप्यूटर सिम्युलेशन लाए और पाया कि अगर आप सौर मंडल के बाहरी इलाके में एक खास द्रव्यमान का ग्रह एक खास कक्षा में डाल दें तो वो ठीक वैसा ही गुरुत्वाकर्षण प्रभाव पैदा करेगा जैसा TNOs के साथ देखा जा रहा था। इस मॉडल के अनुसार इस संभावित 9वें ग्रह की कक्षा बेहद लंबी और अंडाकार होनी चाहिए, इतनी लंबी कि इसे सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में 10,000 से 20,000 साल लग सकते हैं। तुलना के लिए सोचिए, नेपच्यून को सिर्फ 165 साल लगते हैं। 20,000 साल, बाप रे, ये तो कल्पना से भी परे की दूरी है। यह बात वाकई दिलचस्प हो जाती है। ये कोई छोटा मोटा पिंड नहीं हो सकता जो इतना शक्तिशाली प्रभाव डाल रहा हो। सही कहा। उन TNOs की कक्षाओं को इस तरह बांध कर रखने के लिए, जरूरी गुरुत्वाकर्षण खिंचाव पैदा करने के लिए इस चीज का खासा बड़ा होना जरूरी है। ऑर्बिटल मैकेनिक्स यानी कक्षीय यांत्रिकी के नियम हमें यही बताते हैं। ये पैटर्न अपने आप में एक बड़े अनदेखे ग्रह के अस्तित्व का सबसे ठोस अप्रत्यक्ष सबूत है। तो कितना बड़ा हो सकता है ये? स्रोतों के मुताबिक अनुमान है कि प्लैनेट 9 का द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से 5 से 10 गुना ज्यादा हो सकता है। ये कोई छोटा चट्टानी ग्रह नहीं, बल्कि एक सुपर अर्थ या मिनी नेपच्यून जैसा कुछ हो सकता है। पृथ्वी से 10 गुना बड़ा, जरा सोचिए। और इसकी दूरी का अंदाजा भी चौंकाने वाला है। अनुमान है कि ये सूर्य से औसतन नेपच्यून की तुलना में लगभग 20 गुना ज्यादा दूर है। कुछ मॉडल्स तो इसे और भी ज्यादा दूर बताते हैं। इतनी ज्यादा दूरी पर सूर्य एक बहुत बहुत धुंधले तारे जैसा ही दिखेगा। 20 गुना ज्यादा दूर? अरे, नेपच्यून खुद ही इतना दूर है कि वहां जमा देने वाली ठंड होती है, तो प्लैनेट 9 पर कैसा माहौल होगा? कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जो लगभग पूर्ण अंधकार में डूबी हो।
तापमान 0 से 225 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे यानी -225 डिग्री सेल्सियस से भी कम, एक स्थायी बर्फीली रात वाली दुनिया, यही अत्यधिक दूरी और जमा देने वाली ठंड इसे खोजना इतना मुश्किल बनाती है। ये इतना कम प्रकाश परावर्तित करेगा कि हमारी सबसे शक्तिशाली दूरबीनों के लिए भी इसे सीधे देखना लगभग नामुमकिन जैसा है। तो ये पहेली और गहरी हो जाती है। हमारे पास TTK-NOS की कक्षाओं का डेटा है जो एक अनदेखे गुरुत्वाकर्षण की तरफ इशारा कर रहा है, लेकिन जब हम सोचते हैं कि ये गुरुत्वाकर्षण पैदा करने वाली चीज आखिर है क्या, तो यहीं पर असली रहस्य और कल्पना का खेल शुरू होता है। वैज्ञानिक सिर्फ डेटा नहीं देखते, वो पूछते हैं क्या हो अगर, और यहीं से रोमांचक संभावनाएं जन्म लेती हैं, है ना? बिल्कुल, यहीं पर वैज्ञानिक यथार्थ और सैद्धांतिक कल्पना के बीच का वो दिलचस्प तनाव उभरता है। पहली और सबसे सीधी संभावना तो यही है कि ये ग्रह है, जैसा कि नाम से जाहिर है। लेकिन कैसा ग्रह? एक सिद्धांत है कि ये एक दुष्ट ग्रह हो सकता है। दुष्ट ग्रह? इसका क्या मतलब हुआ? कुछ अलग? मतलब एक ऐसा ग्रह जो हमारे सौर मंडल में पैदा ही नहीं हुआ। ब्रह्मांड में ऐसे ग्रह भी होते हैं जो अपने तारे के बनने के दौरान या बाद में किसी गुरुत्वाकर्षण टकराव के कारण अपने सिस्टम से बाहर फेंक दिए जाते हैं और अकेले ही अंतरिक्ष में भटकते रहते हैं। हो सकता है ऐसा ही कोई भटका हुआ ग्रह अरबों साल पहले हमारे सौर मंडल के पास से गुजरा हो और हमारी सूर्य के गुरुत्वाकर्षण ने उसे पकड़कर अपनी बाहरी कक्षा में बांध लिया हो। वाह, ये तो सचमुच किसी साइंस फिक्शन कहानी जैसा लगता है कि हमारा अपना एक ग्रह बाहर से आया हुआ हो सकता है। और क्या संभावनाएं हैं? दूसरी संभावना थोड़ी ज्यादा घरेलू है, मतलब यहीं की। ये एक असफल गैस जायंट हो सकता है, यानी एक ऐसा पिंड जिसने बृहस्पति या शनि जैसा विशाल गैसीय ग्रह बनने की प्रक्रिया शुरू तो की थी जब हमारा सौर मंडल बन रहा था, लेकिन वो जरूरी मात्रा में गैस और धूल इकट्ठा नहीं कर पाया और उसका विकास बीच में ही रुक गया। ये हमारे सौर मंडल के निर्माण की अधूरी कहानी का एक हिस्सा हो सकता है। ठीक है, ये दोनों संभावनाएं ग्रहों से जुड़ी हैं, एक बाहर से आया हुआ, एक यहीं का अधूरा बना हुआ। लेकिन एक तीसरा सिद्धांत है जो सबसे ज्यादा दिमाग घुमाने वाला और शायद सबसे ज्यादा क्रांतिकारी भी है। हाँ, और वो है एक छोटे प्राचीन ब्लैक होल की संभावना। यहाँ एक दिलचस्प सवाल उठता है, क्या ये मुमकिन है कि जो गुरुत्वाकर्षण प्रभाव हम देख रहे हैं वो किसी ग्रह का नहीं बल्कि एक ऐसे ब्लैक होल का हो जो ब्रह्मांड की शुरुआत में बना था? एक ब्लैक होल हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाके में? ये कैसे हो सकता है? हम तो ब्लैक होल को तारों से भी बहुत बड़ा और खतरनाक मानते हैं। ये सिद्धांत प्राइमोर्डियल ब्लैक होल्स के विचार पर आधारित है। ये माना जाता है कि बिग बैंग के फौरन बाद जब ब्रह्मांड बहुत घना और गर्म था, तब कुछ अत्यधिक सघन क्षेत्र अपने ही गुरुत्वाकर्षण के कारण ढहकर छोटे छोटे ब्लैक होल बना सकते थे। ये तारों के मरने से बनने वाले ब्लैक होल से अलग होते हैं। अगर ऐसा कोई प्राचीन ब्लैक होल हमारे सौर मंडल के बाहरी क्षेत्र में घूम रहा हो, तो उसका द्रव्यमान प्लैनेट 9 के अनुमानित द्रव्यमान पृथ्वी से 5 से 10 गुना जितना हो सकता है, लेकिन उसका वास्तविक आकार शायद एक संतरे या एक छोटे सेब जितना। क्या? एक संतरे के आकार का ब्लैक होल जिसका वजन पृथ्वी से कई गुना ज्यादा हो और वो चुपचाप हमारे सौर मंडल के बाहरी इलाके में घूम रहा हो, TNOs को अपनी धुन पर नचा रहा हो? ये तो अविश्वसनीय लगता है। यह सिद्धांत अभी बहुत काल्पनिक है और इसे साबित करना बेहद मुश्किल होगा, लेकिन यह दिखाता है कि वैज्ञानिक इस रहस्य को सुलझाने के लिए कितने खुले दिमाग से सोच रहे हैं। अगर प्लैनेट 9 वाकई एक ब्लैक होल निकला तो इसके मायने बहुत गहरे होंगे। ये सिर्फ हमारे सौर मंडल की कहानी नहीं बदलेगा, बल्कि ये डार्क मैटर की प्रकृति, गुरुत्वाकर्षण के नियमों और ब्रह्मांड की शुरुआती अवस्था के बारे में हमारी समझ को भी हिलाकर रख देगा। ये भौतिकी की स्थापित मान्यताओं के लिए एक बड़ी चुनौती होगी। तो चाहे वो भटका हुआ ग्रह हो, अधूरा बना गैस जायंट हो या फिर एक छोटा सा ब्लैक होल, इसकी खोज तो जोरों पर होगी। ये सिर्फ एक एकेडमिक सवाल नहीं रह गया है ना? निश्चित रूप से नासा और दुनिया भर की बड़ी बड़ी वेधशालाएं इस अनदेखे खिलाड़ी को ढूंढने में लगी हैं। लेकिन जैसा हमने कहा, ये काम आसान नहीं है। ये चीज बेहद धुंधली है। सामान्य ऑप्टिकल टेलीस्कोप्स जो दृश्य प्रकाश देखते हैं, उनके लिए इसे पकड़ना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि ये सूर्य से बहुत ही कम रोशनी परावर्तित करता है। ठीक है, ये चीज इतनी दूर और धुंधली है, तो इसे खोजने की कोशिश भी कैसे कर रहे हैं? ये तो मतलब
भूसे के ढेर में सुई खोजने जैसा लगता है। हाँ, चुनौती बड़ी है। मुख्य उम्मीद इंफ्रारेड डिटेक्शन से है। भले ही ये सूरज की रोशनी ज्यादा परावर्तित न करे, लेकिन माना जाता है कि प्लैनेट 9 अपने निर्माण के समय की बची हुई आंतरिक गर्मी या अंदरूनी रेडियोधर्मी पदार्थों के क्षय के कारण अपने आसपास के बेहद ठंडे अंतरिक्ष की तुलना में थोड़ी ज्यादा गर्मी यानी इंफ्रारेड रेडिएशन छोड़ रहा होगा। इसे सीधे देखने के बजाय वैज्ञानिक इसकी धुंधली गर्मी के सिग्नेचर को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। और इस काम में हमारी मदद कौन से खास उपकरण कर रहे हैं? जरूर कोई बहुत शक्तिशाली तकनीक चाहिए होगी। बिल्कुल, दुनिया के कुछ सबसे ताकतवर टेलीस्कोप इस खोज में शामिल हैं। खास तौर पर नासा का शक्तिशाली जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST, जिसकी अभूतपूर्व इंफ्रारेड नजर है, वो एक प्रमुख उम्मीदवार है जो इसकी गर्मी को पकड़ सकता है। इसके अलावा चिली में बन रही वेरा रूबिन ऑब्जर्वेटरी भी बहुत उम्मीद जगाती है। ये ऑब्जर्वेटरी पूरे दक्षिणी आकाश का लगातार और बार-बार सर्वे करेगी, जिससे प्लैनेट 9 जैसे धुंधले और बहुत धीमी गति से चलने वाले पिंडों को पकड़ने की संभावना बढ़ जाती है। ये टेलीस्कोप उन खास दिशाओं में ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जहां गणितीय मॉडल प्लैनेट 9 के होने की सबसे ज्यादा संभावना जताते हैं। ये वाकई अत्याधुनिक तकनीक का बेहतरीन इस्तेमाल है, एक बहुत पुराने रहस्य को सुलझाने के लिए। ये सब सुनकर रोमांच तो होता है। अब सबसे बड़ा सवाल अगर, और ये बहुत बड़ा अगर है, प्लैनेट 9 मिल गया तो इसका क्या महत्व होगा? क्या ये सिर्फ खगोल विज्ञान की किताबों में एक और नाम जुड़ने जैसा होगा? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा बड़ा होगा। अगर प्लैनेट 9 एक ग्रह के रूप में मिलता है तो ये खगोल विज्ञान के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा। इसे कोपरनिकस की क्रांति या प्लूटो की खोज जैसा ही महत्वपूर्ण माना जाएगा। ये मानवता के लिए एक नई ब्रह्मांडीय क्रांति की तरह होगा। हम जानेंगे कि हमारा सौर मंडल वैसा नहीं है जैसा हम सदियों से सोचते आए थे। हम अपने ही घर के खोए हुए सदस्य को आखिरकार ढूंढ निकालेंगे। ये हमारी अपनी कहानी का एक नया अनपेक्षित अध्याय होगा। लेकिन कुछ लोग कह सकते हैं, ठीक है, एक और ग्रह मिल गया तो क्या, हमारे रोजमर्रा के जीवन पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इसे क्रांति कहना थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर बोलना नहीं है? ये एक वाजिब सवाल है। सीधे तौर पे शायद हमारी रोजमर्रा की जिंदगी ना बदले, लेकिन सोचिए, ये हमारी समझ को बदलेगा। ये हमारे ब्रह्मांडीय पते को अपडेट करेगा। ये हमें बताएगा कि हमारा सौर मंडल कितना जटिल और शायद कितना अनोखा है। ये खोज इस बात का सबूत होगी कि अभी भी हमारे अपने पिछवाड़े में ही कितनी बड़ी चीजें खोजने को बाकी हैं। ये हमारी जिज्ञासा को और भड़काएगा, नई पीढ़ी के वैज्ञानिकों और खोजकर्ताओं को प्रेरित करेगा। तो हाँ, मैं इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण में एक क्रांति ही कहूंगी। और अगर वो चीज ब्लैक होल निकली तो तब क्या? तब तो ये सिर्फ क्रांति नहीं, ये महाक्रांति होगी। अगर हम इसे बड़े परिदृश्य से जोड़कर देखें तो हमारे अपने सौर मंडल के भीतर पड़ोस में एक प्राचीन प्राइमोर्डियल ब्लैक होल की खोज ये भौतिकी और ब्रह्मांड विज्ञान की नींव हिला देगी। ये स्पेस टाइम की हमारी समझ, गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत और शायद डार्क मैटर, जिससे ब्रह्मांड का अधिकांश हिस्सा बना है और जिसके बारे में हम लगभग कुछ नहीं जानते, उसकी प्रकृति के बारे में हमारे विचारों को पूरी तरह से बदल सकता है। ये साबित करेगा कि ब्रह्मांड के सबसे अजीब और रहस्यमय पिंडों में से एक हमारे इतने करीब, लगभग छूने लायक दूरी पर मौजूद हो सकता है। ये वैज्ञानिक सोच में एक अभूतपूर्व बदलाव लाएगा। ये सब सुनकर ऐसा लगता है कि हम इंसान भले ही चांद पर पहुंच गए हों, मंगल पर रोवर भेज रहे हों, लेकिन ब्रह्मांड के रहस्यों के सामने हम अभी भी बच्चे ही हैं। प्लैनेट 9 की ये पूरी कहानी हमें याद दिलाती है कि जानने को कितना कुछ बाकी है। हम सदियों से आसमान को तक रहे हैं, ग्रहों को और तारों को समझ रहे हैं, लेकिन शायद जैसा कि कुछ स्रोत कहते हैं, हमने अभी कहानी का पहला पन्ना ही पढ़ा है। ये एक बहुत ही जरूरी भावनात्मक और दार्शनिक पहलू है इस खोज का। वैज्ञानिक जिज्ञासा सिर्फ समीकरण हल करना या डेटा इकट्ठा करना नहीं है। ये जानने की गहरी मानवीय इच्छा है। हम कहाँ से आए हैं, ब्रह्मांड में हमारा स्थान क्या है। प्लैनेट 9 की खोज, चाहे उसका नतीजा कुछ भी निकले, हमें हमारी अज्ञानता का और ब्रह्मांड की विशालता का एहसास कराती है। यह हमें विनम्र बनाती है और साथ ही और ज्यादा जानने के लिए प्रेरित भी करती है। ये याद दिलाता है कि सबसे बड़े रहस्य शायद हमारे सबसे करीब ही छिपे हों। और क्या पता, शायद हमारी पीढ़ी या अगली पीढ़ी इसे सचमुच देख पाएगी
आमने सामने हमारी सौर मंडलीय कहानी के इस संभावित 9वें अध्याय को। उम्मीद तो यही है। तो संक्षेप में कहें तो हमारे सौर मंडल के सबसे बाहरी इलाके में कुछ बर्फीली दुनियाओं की अजीब और झुंड में बंधी कक्षाएं एक बड़े अनदेखे पिंड के शक्तिशाली गुरुत्वाकर्षण प्रभाव का इशारा कर रही हैं। इसी अनदेखे पिंड को हम प्लैनेट 9 कह रहे हैं। हाँ, और ये पिंड पृथ्वी से कई गुना बड़ा एक ग्रह हो सकता है, शायद किसी दूसरे तारे के सिस्टम से भटक कर आया हुआ, या हमारे ही सौरमंडल का एक अधूरा बना हुआ ग्रह। या फिर ये कुछ और ही अनोखा हो सकता है, एक छोटा प्राचीन ब्लैक होल जो बिग बैंग के समय बना हो। जी, दुनिया के सबसे उन्नत दूरबीनें और वेधशालाएं इसकी तलाश में जुटी हैं, इंफ्रारेड सिग्नल्स के जरिए इसे पकड़ने की कोशिश कर रही हैं। अगर ये खोज सफल होती है तो ये न सिर्फ हमारे सौरमंडल के नक्शे को बदलेगी, बल्कि शायद भौतिकी और ब्रह्मांड की हमारी बुनियादी समझ को भी हमेशा के लिए बदल देगी। अरे, और ये हमें सोचने पर भी मजबूर करता है। अगर हम वाकई ब्रह्मांड की कहानी का सिर्फ पहला पन्ना पढ़ रहे हैं, जैसा भी कहा गया, तो जैसे जैसे हमारे देखने, सुनने और समझने के उपकरण और ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं, हमारे अपने सौर मंडल के बारे में और कौन सी मौलिक धारणाएं जिन्हें हम आज सच मानते हैं, भविष्य में चुनौती का सामना कर सकती हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हमें इस चर्चा के बाद भी सोचने के लिए छोड़ जाता है।